परिवार, भरोसा और रिश्तों की मर्यादा हमारे जीवन की वे मजबूत दीवारें होती हैं जिनके साए में हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी जब उन्हीं दीवारों के पीछे से एक ऐसी परछाई उभरती है जिसे हम अपना रक्षक समझते थे, तो पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। भरोसा जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द आत्मा को झकझोर देता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही उलझन, एक अनकहे खिंचाव और रिश्तों के उस धुंधले मोड़ की है जहां सही और गलत के बीच की लकीरें बेहद बारीक हो गईं। मेरा नाम कृतिका है। मैं देहरादून की रहने वाली हूं और मेरी उम्र इस समय 20 साल है। दिखने में लोग मुझे शांत, गंभीर और अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली लड़की बताते हैं। मेरे परिवार में मेरी माँ है जो एक बैंक में मैनेजर हैं और मेरे मौसा जी हैं। मेरे मौसा जी की उम्र करीब 34 साल है। मौसी के गुजर जाने के बाद से वो हमारे साथ ही रहते हैं। माँ अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थीं, इसलिए घर की देखरेख और मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अक्सर मौसा जी के कंधों पर ही होती थी। मौसा जी मेरे लिए सिर्फ एक अभिभावक नहीं थे, बल्कि वो मेरे मार्गदर्शक, मेरे सबसे अच्छे दोस्त और एक ऐसे इंसान थे जिन पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। समाज की नज़रों में वो एक बेहद शरीफ, संस्कारी और सुलझे हुए व्यक्ति थे। मैं भी उन्हें हमेशा एक आदर्श पुरुष के रूप में देखती थी। लेकिन 3 महीने पहले की उस एक रात ने मेरे दिलो दिमाग में बने उनके उस अक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने मुझे एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां डर, हैरानी और एक अजीब सी कशिश एक साथ मेरे भीतर तैर रही थी। वो शनिवार की एक ठंडी और शांत रात थी। देहरादून में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। माँ को एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा था और उन्होंने जाते हुए कहा था कि वो अगले दिन दोपहर तक लौटेंगी। घर पर मैं और मौसा जी अकेले थे। शाम को मौसा जी ने अपने हाथों से खाना बनाया था। वो हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। खाना खाते समय भी हमारे बीच कॉलेज की पढ़ाई और भविष्य को लेकर सामान्य बातें हो रही थीं। उनके चेहरे पर वही हमेशा जैसी सौम्यता और संजीदगी थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए मैंने रज़ाई ओढ़ ली और मोबाइल पर कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे खुद पता नहीं चला। रात के करीब 1 या 1:30 बजे होंगे। अचानक मेरी नींद खुली। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। लेकिन नींद खुलते ही मुझे अपने कमरे की हवा में एक भारीपन महसूस हुआ। एक अजीब सी अनजानी मौजूदगी का एहसास हुआ जो बहुत करीब थी। मेरा दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़कने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत धीरे से, बिना कोई आवाज़ किए, मेरे बिस्तर के पास बैठा हुआ है। मेरी सांसें थमसी गईं। डर के मारे मैंने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोली, बल्कि उन्हें हल्का सा भींचा रखा ताकि ये लगे कि मैं अभी भी सो रही हूँ। तभी एक ठंडी और कांपती हुई उंगली ने मेरी गाल को छुआ। वो स्पर्श बहुत धीमा था, जैसे कोई हवा का झोंका हो, लेकिन उस स्पर्श में एक ऐसी तपिश थी जिसने मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। वो उंगली धीरे धीरे मेरे गालों से फिसलती हुई मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये कौन हो सकता था? चोर या कोई अजनबी? मैंने अपनी पलकों को बेहद मामूली सा खोला। खिड़की की उस मध्यम रोशनी में जो चेहरा मेरे सामने उभरा, उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो मेरे मौसा जी थे। वही मौसा जी जिन्हें मैं पिता समान मानती थी। उनकी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो मैंने पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा था। उस चेहरे पर एक अजीब सी बेकरारी और एक अनजानी भूख थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं उसकी आवाज़ मौसा जी को न सुनाई दे जाए। मेरा पूरा शरीर जड़ हो चुका था। अंदर से एक चीख निकलना चाहती थी, लेकिन गले में जैसे कुछ फंस गया था। मैं सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सच है या कोई बुरा सपना? क्या मौसा जी जो इतने शरीफ थे मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच सकते थे? लेकिन उस खौफ के बीच मेरे भीतर एक और अजीब सा एहसास जाग रहा था। न जाने क्यों उस पल मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था। डर जरूर था, लेकिन उस ठंडे स्पर्श में एक ऐसा सम्मोहन था जिसने मुझे वहीं रोक दिया। मेरी समझ काम नहीं कर रही थी, या शायद उस उम्र के किसी अनजाने कोने में छिपी कोई भावना थी जिसने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। मैं सोने का नाटक करती रही, ये देखने के लिए कि वो आगे क्या करते हैं। कमरे का सन्नाटा और गहरा गया था। मौसा जी ने देखा कि मैं हिलडुल नहीं रही हूं, तो शायद उनकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बहुत धीरे से मुझे हिलाने की कोशिश की, जैसे वो देखना चाह रहे हों कि मैं कितनी गहरी नींद में हूं। मैंने अपनी सांसों की गति को बिल्कुल सामान्य रखा, जैसे मैं गहरी वादियों में सोई हुई हूं। उनकी उंगलियों की हरकतें अब बदलने लगी थीं। पहले जहां सिर्फ एक झिझक भरा स्पर्श था,
अब उसमें एक अधिकार सा आने लगा था। वह बहुत धीरे से फुसफुसाए, कृतिका। कृतिका। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। मैं चुप रही। तभी उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला। अंधेरे में मुझे साफ नहीं दिखा, लेकिन वो शायद कोई मीठी गोली या चॉकलेट जैसा कुछ था। वह उसे मेरे होठों के पास ले आए। वो नींद में ही मुझे कुछ खिलाने या चखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस हरकत के पीछे उनका क्या मकसद था। क्या वो देखना चाहते थे कि मैं जागती हूं या नहीं, या ये उनके किसी अनकहे खेल का हिस्सा था। मेरे होंठ बंद थे। उन्होंने बहुत कोमलता से अपनी उंगली से मेरे निचले होंठ को दबाया ताकि मैं उसे खोल दूं। उस पल मेरे अंदर घबराहट चरम पर थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा कौतूहल भी था। मैंने जानबूझकर सोते हुए अभिनय करते हुए अपने होठों को थोड़ा सा अलग कर दिया, जैसे कोई नींद में अनजाने में करता है। मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने वो मीठी चीज़ मेरे मुंह में रख दी। उसका स्वाद अजीब था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस स्वाद पर नहीं, बल्कि उनके इस बदले हुए रूप पर था। तभी इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच अचानक ड्राइंग रूम में रखे लैंडलाइन फ़ोन की घंटी घनघना उठी। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ किसी बम धमाके जैसी थी। मौसाजी बुरी तरह चौंक गए। वो झटके से बिस्तर से पीछे हटे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। डर और घबराहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वो इतनी तेज़ी से कमरे से बाहर भागे कि उनके पैरों की आहट भी ठीक से नहीं सुनाई दी। बाहर जाकर उन्होंने फ़ोन उठाया। वो माँ का ही फ़ोन था, जो ये जानने के लिए था कि सब ठीक है या नहीं। मैं बिस्तर पर लेटी रही और सोचने लगी कि माँ ने भी किस वक्त फ़ोन किया। लेकिन उस फ़ोन ने उस पल को वहीं रोक दिया था। कुछ देर बाद बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मौसाजी वापस मेरे कमरे में नहीं आए। अब मैं पूरी तरह जाग चुकी थी। कमरे की छत को देखते हुए मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। एक तरफ वो आदर था जो मैंने बचपन से उन्हें दिया था, और दूसरी तरफ वो स्पर्श था जिसने मेरे भीतर एक नई उलझन पैदा कर दी थी। क्या मुझे सुबह माँ को सब कुछ बता देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने बताया तो क्या माँ मुझ पर यकीन करेंगी? और अगर करेंगी तो इस हंसते खेलते परिवार का क्या होगा? मेरा मन बेचैन हो चुका था। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मेरे भीतर का कौतूहल और वो अनजानी कशिश मुझे शांत नहीं बैठने दे रही थी। मैं जानना चाहती थी कि इस समय मौसा जी के मन में क्या चल रहा है। क्या वो अपनी इस हरकत पर पछता रहे हैं, या वो कुछ और सोच रहे हैं? आखिरकार मुझसे और रहा नहीं गया। रात के करीब 2:30 बजे मैं चुपके से अपने बिस्तर से उठी। पैरों को बिना आवाज़ किए मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उनका कमरा कॉरिडोर के आखिरी छोर पर था। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची, मैंने देखा कि दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था, बल्कि थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरे के अंदर की मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने अपनी सांसें रोकी और धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर जो नज़ारा था उसने मेरी आंखों को पूरी तरह से खुला का खुला छोड़ दिया। मौसाजी बिस्तर पर आधे लेटे हुए थे। उनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। वो अपनी आंखें बंद किए हुए थे और अपने हाथों से कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरी धड़कनें रुक सी गईं। वो पूरी तरह से किसी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, और उनके मुंह से बहुत धीमी आवाज़ में एक ही नाम निकल रहा था, कृतिका। मैं स्तब्ध खड़ी रही। मेरे सीधे सादे, संस्कारी मौसाजी, जिन्हें पूरी दुनिया एक भद्र पुरुष मानती थी, वो बंद कमरे में इस रूप में थे। मैं चाहकर भी वहां से अपने कदम नहीं हटा पा रही थी। करीब 10 मिनट तक मैं उस दरार से उन्हें देखती रही। मेरे दिमाग में नफरत से ज्यादा एक अजीब सा आकर्षण और हैरानी का घालमेल हो रहा था। मुझे समझ आया कि जो मासूमियत वो दुनिया को दिखाते थे, उसके पीछे एक अधूरी और दबी हुई इच्छाओं का संसार था। मैं अभी इसी उथल पुथल में थी और खुद को पीछे खींचने की सोच ही रही थी कि तभी अचानक मौसाजी की आंखें खुल गईं। उनका ध्यान सीधे दरवाजे की उस दरार पर गया जहां मैं खड़ी थी। हमारी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। उस पल उनके चेहरे पर जो खौफ और फिर जो एक अलग सा भाव आया, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। वो झटके से खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़े। दोस्तों, उस रात के बाद मौसाजी ने मेरे साथ क्या किया? क्या हमारी ये खामोशी किसी नए रिश्ते में बदल गई, या फिर इसने एक भयानक मोड़ ले लिया? इस पूरी कहानी की अगली परत खोलने के लिए और इसका अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी और इसकी उलझन पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।